नमस्ते दोस्तों। फिर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत हूँ अपना अगला वीडियो लेके। ये वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य जो था, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। इसके पीछे जो मेरी मंशा है वो एक रिक्वेस्ट की है, एक प्रार्थना है आप लोगों से। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2024 का जनरल इलेक्शन का इलेक्शन चल रहा है। फर्स्ट फेज खत्म हो चुका है और फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन का मत प्रतिशत था वो 2019 के अगर से कंपेयर किया जाए तो मत प्रतिशत जो है वो बहुत ही कम है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोगों से आग्रह करूं कि कृपया वोटिंग वाले डे आप लोग अपने घरों से बाहर निकलिए, छुट्टी मत मनाइए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। आपके जो धार्मिक फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि होली, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद, क्रिसमस या जो कुछ भी है, तो आप लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जब अपने धर्म संप्रदाय के जो फेस्टिवल्स हैं उसको आप इतनी अच्छी तरीके से मनाते हैं, तब जो देश के लिए जो इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, इतने लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, तो आप लोग क्यों चुपचाप घर में बैठ के छुट्टियां एंजॉय करते हैं? कितना टाइम लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लाइन में लगेंगे, आप अपना मताधिकार का प्रयोग करके आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके उंगलियों में इंक होगा। तो हाँ, आपको भी गर्व का महसूस होगा कि मैंने भी लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व चल रहा था मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है, कृपया घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए। चाहे आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, किसी भी पार्टी को वोट डालना चाहते हैं, प्लीज निकलिए, मत प्रतिशत को बढ़ाइए। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये दुनिया का हम सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, तो हमारा मत प्रतिशत भी सबसे बड़ा होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 100% होना चाहिए, बट ये मुमकिन नहीं है। फिर भी हमें चाहिए कि 80%, 85% ज्यादा वोटिंग हम डालें, वोटिंग हो हमारे यहाँ। और आप लोगों से मैं ये भी डिस्कस करना चाहता था कि वोट डालने से पहले मेरे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा होता है और मैं क्या सोच के वोट डालता हूँ। तो जो मैं वोट डालता हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, मैं हमेशा राष्ट्र को पहले रखता हूँ अपने से। बट अपने आप को भी वोटिंग डालने जाते हैं तो अपने आप को भी आगे रखना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने आप को भी आगे रख के वोट डाल सकते हैं। मेरा जो अपना मत था उसको मैंने आप लोगों के सामने जाहिर किया कि मैं पहले देश को रखता हूँ। अब वो देश को रखता हूं तो मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा होता है कि मैं किस पार्टी को वोट दूं और क्यों दूं। तो मैं ये आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। तो जब मैं वोट डालने जाता हूं तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में बात होती है वो होता है कि हमारे देश की बॉर्डर्स को सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन रख सकता है। अगर बॉर्डर सुरक्षित रहेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। सिंपल सा फंडा है ये। उसके बाद से जो दूसरी बात मेरे मन में चल रही होती है वो है कि हमें विद इन द कंट्री और आउटसाइड ऑफ द कंट्री कौन सुरक्षित रख सकता है। विद इन द कंट्री फ्रॉम, अब किन लोगों से? कंट्री के अंदर। तो कंट्री के अंदर के जो दुश्मन है, जैसे रेडिकल्स हो गए, चरमपंथी, और चरमपंथी हो गए, उसमें टेररिस्ट हो गए, उसके बाद से आपके नक्सल्स हो गए, उसके बाद से आपके अनार्किस्ट हो गए। तो इन लोगों से हमें सुरक्षित विद इन द कंट्री कौन रख सकता है? 2014 से पहले की कहानी आप लोगों को याद होगी कि क्या होता था। आप किसी चौक चौराहे पे चले जाइए, आप बस स्टैंड पे चले जाइए, किसी वीकली मार्केट में चले जाइए, आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप एयरपोर्ट्स पे चले जाइए, वहां पे हमेशा अनाउंसमेंट होती थी कि अपने अगल बगल देख ले, अपने सीट के नीचे देख ले, बॉम्ब हो सकता है। अब ये सुनने को बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि देश बॉर्डर पे भी सुरक्षित है, देश अंदर से भी सुरक्षित है। और आउटसाइड ऑफ द कंट्री जो हमारे लोग बाहर जाके काम करने जाते हैं, कमाते हैं, कुछ अपनी फैमिली लेके जाते हैं, कुछ अपनी फैमिली यहीं पे छोड़ जाते हैं, तो उनको सुरक्षा कौन देता है? अब आउटसाइड ऑफ द कंट्री का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि जब सीरिया में लड़ाई हुई थी तो वहां से हमारे हजारों लोग वापस आए थे। यमन में जब लड़ाई छिड़ी तो वहां से भी हजारों लोगों को सुरक्षित कैसे निकाला गया था। जो केरला की हमारी नर्सेस थी उनको कैसे निकाला गया था। उसके बाद यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई हुआ तो यूक्रेन से हमारे जो लड़के बच्चे थे जो वहां पे अपना एजुकेशन ले रहे थे मेडिकल का, उन्होंने कैसे स्टोरीज को नरेट किया कि वो सिर्फ अपना झंडा दिखा देते थे, कंट्री का झंडे अपना फ्लैग दिखा देते थे, तो वहां से उन्हें निकलने दिया जा रहा था। तो इस तरह का बोध हमारे देश में कैसे आ सकता है? इस तरह का माहौल कहें या इन्वायरमेंट या एटमोसफियर कौन बना सकता है? हमें कौन इंश्योर कर सकता है कि हम अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से हम सुरक्षित हैं? उसके बाद बात आ गई कि
दशकों से चल रहे हमारे देश में जो घाव दिए गए थे संविधान में, जो जबरदस्ती जोड़ दिया गया था, जो कि बाबा साहब के अम्बेडकर के विरोध के बावजूद भी ये किया गया। अब इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A के बारे में कहा जाता था कि अगर से ये धारा हट गई तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। इसे कोई कर नहीं सकता, हर कोई चैलेंज करता था। तो इस तरह के जटिल मुद्दों को, असंभव को संभव कौन बना सकता है? ऐसी चीजें हमारे फ्यूचर में और आएंगी, इस तरह की मुसीबतें और आएंगी, इस तरह से असंभव कार्य और आएंगे, जिसे संभव कौन कर सकता है? 500 सालों से दिया गया घाव, जो बाहरी आक्रांता थे, जिन्होंने आके हमारी आत्मा पे चोट डाली थी, जिन्होंने श्री राम लल्ला के जन्म स्थान पे एक ढांचा खड़ा कर दिया, और ये ढांचा इसलिए खड़ा किया कि हम उसे देख के बार बार हम जलील होते रहें, हम अपमानित होते रहे, अपमानित महसूस करते रहे अपने आप को। तो इसके बारे में कहा जाता था कि असंभव सा कार्य है, इसको कोई नहीं कर सकता, जो करेगा उसे देश में खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कोई पैदा हुआ जिसने ये करके दिखाया, इस असंभव कार्य को भी संभव कराया। तो इस तरह के असंभव काम को संभव कौन करा सकता है? अब यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं कि हराम बंदी बन जाने से क्या हो जाएगा, मुझे रोटी मिल जाएगा, मुझे कपड़ा मिल जाएगा, मुझे मकान मिल जाएगा। भाई, जीवन में सब कुछ रोटी कपड़ा मकान नहीं होता है, आत्मसम्मान भी होता है आपका। आपकी आत्मसम्मान की रक्षा कौन कर सकता है, इसे भी कंसीडर कीजिए आप। उसके बाद से बात हो गई कास्ट की। हमें जात पात में बांट के, हमें अलग अलग करके करने वालों का वोट देना चाहते हैं कि हमें ये एकता का, अनेकता में एकता का बोध कराए, उसे वोट डालेंगे। देखिए, 5 उंगलियां रहेंगी तो 5 उंगलियों से मुट्ठी नहीं बनती है। मुट्ठी बनता है जब चारों साथ पांचों की 5 उंगलियां बनती है, और तब उससे बल मिलता है। तो हमें 5 उंगलियां खोल के रखनी है या बंद करके रखनी है? हमें एकता में कौन पिरो के रख सकता है? हम एक एकता के एक माले में कौन पिरो के रख सकता है? हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए वोट डालने से पहले। उसमें अलग बात हो गई कि हमें में शत्रुता का बोध, कि तू इस धर्म से, तू उस धर्म से, तू इस कास्ट से, तू इस जात से, उस पात से, इस शत्रुता का बोध, और धर्म के नाम पे योजनाएं बनाना कि हम इस धर्म को आएंगे तो सत्ता में आएंगे तो इस धर्म को ये दे देंगे, उस धर्म को ये दे देंगे, उस जात को ये दे देंगे। भाई, हम भारतीय हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि हर भारतीय को हम ये देंगे? जो भारतीय है, उसका हकदार है, हम उसको देंगे। जिसके पास नहीं, हम सबको देंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। आप रिलीजन के नाम पे, जात पात पे आप योजनाएं कैसे बना सकते हैं? आप योजनाएं, आपको बनाना है तो आपको जरूरतमंद है, उसको सोच के आप कौन बना सकते हैं योजनाएं जरूरतमंद को देने के लिए? कौन इस तरह का सोच रखता है? ये भी आपको सोचना चाहिए वोटिंग से पहले। उसके बाद से हो गया हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान से उठ के हमें रोड्स चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, हमें वाटर पानी चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो हम वर्ल्ड से कंपीट कर पाए, हमें जॉब्स चाहिए, जो बीपीएल परिवार हैं उनके लिए योजनाएं चाहिए। तो इन सब को कौन इंश्योर कर सकता है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना है। उसके बाद से हो गया कि हमारी सुरक्षा कौन कर सकता है, हर तरफ से हमारे लिए कौन अच्छा है। हर पैरामीटर्स में आप उस चीज़ को नापिए, देखिए, परखिए, उसके बाद आप वोट डालिए। अगर आपको परखने के बाद भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है कि मुझे इस व्यक्ति को वोट डालना चाहिए, तो आप नोटा का प्रयोग कीजिए। लेकिन कम से कम घर से निकलिए, आप किसी को वोट नहीं देना चाहते तो आप नोटा भी दबाइए, उससे भी हमारा मत प्रतिशत बढ़ेगा और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है मजबूत होगी। तो ये हम आप लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट था, आग्रह था, कृपया वोटिंग वाले डे बाहर निकलिए, वोट डालिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो ये रही आज की वीडियो। अगली वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलता हूँ, इसी आग्रह के साथ कि आप लोग कृपया बाहर निकलेंगे और वोट डालेंगे। और तब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम, धन्यवाद।